आज हम लोग पढ़ेंगे गाउस लॉ। फिर इसका मैथमेटिकली प्रूफ देखेंगे कि गाउस लॉ को किस तरीके से आपके पास प्रूफ किया जाता है। तो गाउस लॉ होता है क्या? देखिए, अभी तक आपने फ्लक्स पढ़ा जब किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है। तो अभी तक आपने फ्लक्स किस चीज़ को बोला है कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है और इस सरफेस से ये फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे परपेंडिकुलर पास होगी तो उसको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाएगा आपके पास। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि ये कोई चार्ज है और ये चार्ज किसी क्लोज सरफेस, मान लीजिए स्फीयर के अंदर है, तो ये चार्ज अपनी ओर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास आउट होगी। अब बताइए इसका फ्लक्स कितना होगा? तो डेटा क्या गिवन है? केवल आपको चार्ज गिवन है और आपसे पूछा क्या गया है कि फ्लक्स कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है आपके पास। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, सरफेस गिवन हो, तो फ्लक्स हम क्या लिखते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, या फाई इक्वल टू ई एस कॉस ऑफ थीटा। इनमें से कोई फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ना तो ये जो केस हम पढ़ रहे हैं आपके पास, इसमें ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ही एरिया है, केवल ओनली एंड ओनली क्या गिवन है आपके पास? एक चार्ज गिवन है। तो इस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एक साइंटिस्ट थे गाउस, और गाउस ने क्या बोला आपके पास कि जो आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस में अगर कोई चार्ज कितना हो, क्यू, तो उसका जो फ्लक्स होता है वो उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स मल्टीपल होता है। गाउस ने सीधा क्या बताया कि जो फ्लक्स होता है वो चार्ज का 1/ε0 टाइम्स क्या होता है? मल्टीपल होता है। यही गाउस लॉ था। अभी इस गाउस लॉ को हम लोग मैथमेटिकली क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। गाउस ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज सरफेस होना चाहिए। उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो इक्वल होगा, फ्लक्स जो है वो किसे इक्वल होगा? 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल इनक्लोज चार्ज। जो उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा कौन? आपके पास फ्लक्स। अब इसको मैथमेटिकली किस तरीके से प्रूफ किया जाता है वो टर्म देखिए आपके पास। देखिए, आपने क्या लिया? एक पॉइंट चार्ज लिया, डेट इज पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज से आर रेडियस का एक क्लोज सरफेस बता दिया, और ये सरफेस कैसा है? स्फेरिकल है। मान लीजिए ये पॉइंट कितना है? पी। तो इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? रेडियली आउटवर्ड, डेट इज ई वेक्टर आपके पास। इसके ऊपर हमें क्या चाहिए? आपके पास एक सरफेस चाहिए। तो हमने एक स्मॉल एरिया कट कर लिया इसका, ये रहा वो स्मॉल एरिया जो आपने कट किया है। और इस स्मॉल एरिया पे आप क्या बनाएंगे? एक टेंजेंट, ये टेंजेंट बना दिया। और इस टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर होगा, तो टेंजेंट का परपेंडिकुलर यही है, तो इसको क्या बोला जाएगा? सरफेस वेक्टर या सरफेस एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। आपके पास पता है कि इस सरफेस पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना लिखा जाएगा? KQ/R², जहाँ पे हम लोग इस K की वैल्यू कितनी रख सकते हैं? अगर ये वैक्यूम में है तो K कितना लिखा जाएगा? 1/4πε0 आपके पास होगा। ठीक है, आपको अब इसका एरिया पता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो आप क्या कर सकते हो? दोनों की डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से हमने फ्लक्स कितना लिख सकते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन ई, डॉट रिमूव करते हैं तो क्या आता है? कॉस ऑफ थीटा, और थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होगा? 1। तो फ्लक्स कितना लिखा जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस आपके पास। हमने ई डी एस के रेस्पेक्ट में क्या है? कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, ई बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन क्या बचा? 1 ds।
तो फाई इक्वल टू कितना बन जाएगा ई, और 1 ds का इंटीग्रेशन होता है एस। एस क्या है? एरिया। आपने शेप कैसी मानी थी? स्पेयर। तो एरिया या सरफेस एरिया भी किसका लेंगे? स्पेयर का लेंगे। तो स्पेयर का एरिया कितना होता है? 4πr²। वैल्यू पुट करेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई, सरफेस एरिया 4πr²। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, कितना होता है? KQ/r²। यहाँ पे देखिए पॉइंट चार्ज कितना है? Q, और कितनी डिस्टेंस पे फील्ड पूछा था आपसे? R डिस्टेंस पे फील्ड पूछा था, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ/r², जहाँ K की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0। यहाँ पे E की वैल्यू पुट करेंगे तो फाई कितना हो जाएगा आपके पास? KQ/r² मल्टीप्लाई 4πr²। फाई इक्वल टू K की वैल्यू ओपन कर दो, 1/4πε0। Q मल्टीप्लाई 4πr²। 4πr² से 4πr² कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो फ्लक्स कितना बचा? Q/ε0। और ये ही हमारा क्या है? गाउस लॉ। तो ये गाउस लॉ का हमने क्या किया? मैथमेटिकली प्रूफ। अब देखते हैं गाउस लॉ के प्रूफ को किस तरह से लिखना है, आपको रिप्रेजेंट करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? कंसिडर एक पॉइंट चार्ज। सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे। तो ये हमने क्या कंसिडर कर लिया? एक पॉइंट चार्ज आपके पास। प्लेस एट पॉइंट O, जो कहाँ रखा होगा? ओरिजिन पर रखा है। दिस पॉइंट चार्ज इज इंक्लोज बाई ए इमेजनरी गाउसन सरफेस। इसको इंक्लोज कर देंगे, कवर कर देंगे गाउसन सरफेस से, और सरफेस का शेप कैसा है? स्फेरिकल आपके पास है। वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है फाई इक्वल टू कितना होता है? Q/ε0। तो ये वो पॉइंट चार्ज है जो ओरिजिन O के ऊपर रखा है, और R डिस्टेंस के ऊपर आपने क्या मान लिया? एक स्फेरिकल गाउसन सरफेस। पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर गया? रेडियली आउटवर्ड। स्मॉल एरिया है, एरिया के ऊपर आपने क्या बनाया? एक टेंजेंट, और टेंजेंट का परपेंडिकुलर क्या बोला जाएगा के पास? सरफेस वेक्टर। अब सरफेस वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़ा है? फाई इक्वल टू क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहाँ पे डॉट रिमूव किया, क्या आया? cos थीटा, और थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे? 0। तो वैल्यू पुट कर दी, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ/r²। तो E की वैल्यू हमने पुट कर दी KQ/r² ऑफ ds, पहले ही पुट कर सकते हैं हम लोग। तो इस KQ/r² ds के रेस्पेक्ट में क्या है? कांस्टेंट, बाहर निकाल दिया। 1 ds का इंटीग्रेशन कितना आएगा? S आपके पास, जहाँ पे S क्या है? एरिया, और एरिया कितना गिवन है? 4πr² आपके पास। वैल्यू पुट करी तो 1/4πε0 Q/r² मल्टीप्लाई 4πr²। 4πr² से 4πr² कैंसिल आउट, तो फाई इक्वल टू कितना बचा? Q/ε0। डेट इज गाउस लॉ आपके पास है। नेक्स्ट आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ने हैं किससे रिलेटेड? गाउस लॉ से, और ये आपकी बुक की शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, स्मॉल जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? रेडियली इनवर्ड, और फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? -Q/ε0। अगर आपके पास चार्ज कैसा हो? पॉजिटिव। अगर ये मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव प्लस Q/ε0 आपके पास होगा। थर्ड है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल कितना होता है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? आपके पास एक डाइपोल है। डाइपोल कब बनता है? जब एक पॉजिटिव चार्ज होता है और उतने अमाउंट में कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव, और दोनों के बीच का एक स्मॉल डिस्टेंस हो, तो ये क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो टोटल चार्ज कितना होगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेट चार्ज कितना आएगा? 0। अगर नेट चार्ज 0 है तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि फ्लक्स होता है क्या है? टोटल चार्ज बाई ε0, समीशन Q/ε0। अब टोटल चार्ज ही 0 है तो फ्लक्स भी कितना होगा? 0। ये क्वेश्चन बोर्ड का पूछा हुआ भी है। अब इसको ऐसे ना पूछ के बोर्ड ने कैसे पूछा? बोर्ड ने बोला कि आपके पास कोई क्लोज सरफेस है जिसमें +-10 माइक्रोकूलम चार्ज है, बताइए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो डाइपोल है ये भी, और कैसा भी डाइपोल हो उसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? 0 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आपने 2 क्यूब लिए, दोनों के एरिया अलग अलग है, एक का एरिया ज़्यादा है और एक का एरिया क्या है? कम है, लेकिन दोनों के सेंटर में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस्ड है।
इसमें भी क्यू चार्ज है तो इसमें भी कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। पूछा गया है कि बताइए दोनों के फ्लक्स में क्या रिलेशनशिप होगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं कि ए का फ्लक्स बी के फ्लक्स से ज़्यादा है, या ए का फ्लक्स स्मॉलर है बी के फ्लक्स से, या ए और बी के फ्लक्स इक्वल है। तो सॉल्यूशन क्या देंगे कि दोनों के फ्लक्स इक्वल है, क्योंकि जो गाउस लॉ है उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होता है, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स केवल ए के टर्म पर डिपेंड करता है क्लोज चार्ज के ऊपर। चार्ज क्लोज होना चाहिए, तो दोनों चार्ज क्लोज सरफेस में है, उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि जो सरफेस है उसका एरिया कम है कि ज़्यादा है, मतलब सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज पे डिपेंड करता है। तो चाहे से सरफेस बड़ा हो चाहे सरफेस छोटा हो, फ्लक्स की वैल्यू जो गाउसियन फ्लक्स आएगा वो दोनों ही कंडीशन पे क्या आएगा, सेम आएगा। तो आंसर देखिए, बिकॉज गाउस लॉ डिपेंड्स ओनली अपॉन द टोटल चार्ज। गाउस लॉ केवल किस पे डिपेंड करता है, टोटल चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। थ्रू द क्लोज सरफेस वैल्यू ऑफ फ्लक्स इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड और शेप और साइज, शेप एंड साइज लिखना है यहाँ पे, ऑफ गाउसन सरफेस। जो गाउसन फ्लक्स है वो गाउसन सरफेस के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए ऐसा हो कि एक अनचार्ज बॉडी है या अनचार्ज सरफेस है। अनचार्ज का मतलब उस बॉडी के इनसाइड का चार्ज कितना होगा, 0, को किस में रखा गया है, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो पूछा गया गाउसन सरफेस कितना होगा। तो देखिए गाउसन सरफेस डिपेंड करता है चार्ज पे। अगर अनचार्ज बॉडी है तो चार्ज कितना होगा, 0। चार्ज 0 होगा तो फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 ही निकल के आएगी, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू 0 देन फ्लक्स आल्सो 0 आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास जो, मान लीजिए ये गाउसन सरफेस है, ये गाउसन सरफेस है और चार्ज इस गाउसन सरफेस के आउटसाइड में रखा है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, 0, क्योंकि आपको चार्ज किस में चाहिए, गाउसन सरफेस के अंदर। उसके बाहर वाले चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, डिपेंड नहीं करता। तो फ्लक्स इस कंडीशन में कितना निकल के आएगा, 0 कैलकुलेट होगा आपके पास। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो आपके 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा, सिमेट्री वाला क्वेश्चन। मान लीजिए कोई चार्ज किसी बॉडी जिसकी शेप सिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्म शेप है, जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म शेप की बात करें, एक स्क्वायर यूनिफॉर्म शेप है, स्क्वायर यूनिफॉर्म शेप है आपके पास, क्यूब यूनिफॉर्म शेप है। अगर इस टाइप की शेप बनाऊंगा तो ये यूनिफॉर्म नहीं है आपके पास, इसको नॉन यूनिफॉर्म शेप बोला जाएगा। अगर यूनिफॉर्म शेप के सेंटर पे क्या रखा हो, चार्ज रखा हो, तो सिमेट्री से अगर आप उस सरफेस को हाफ करोगे तो फ्लक्स भी हाफ डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि इस पूरी कंप्लीट सरफेस का फ्लक्स अगर आपके पास कितना है, 5 है, तो आप जब इसको हाफ से डिवाइड करोगे तो इस हाफ का फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5/2, और नीचे वाला हाफ का फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5/2। मतलब कि फ्लक्स भी सिमेट्रिकली क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो इफ चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्लोज सिमेट्रिकल बॉडी देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम हाफ सरफेस इज 5/2 आपके पास। नेक्स्ट हमें डिडक्शन ऑफ कूलाम लॉ फ्रॉम गाउस सरफेस। हम गाउस लॉ को यूज करते हुए कूलाम लॉ को प्रूफ करेंगे। अब गाउस लॉ क्या है वो हमें आपके पास पढ़ना है वापस से। देखिए उसको किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्या बोला आपके पास, मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है, कितना है, Q1, और इस पॉइंट चार्ज की चारों तरफ हमने क्या कंसिडर कर लिया, गाउसन सरफेस। ये गाउसन सरफेस है, ठीक है। और इस गाउसन सरफेस शेप कैसा, स्फेरिकल, जिसका रेडियस कितना है, R। और इस R डिस्टेंस के ऊपर आपके पास एक अनोदर चार्ज रखा हुआ है, सेकंड पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, डेट इज Q2। हमने क्या किया, इस Q2 चार्ज के ऊपर एक स्मॉल एरिया कट किया, ये स्मॉल एरिया है, डेट इज ds वेक्टर। ये जो फर्स्ट Q1 चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड, E1 वेक्टर के पास। तो सरफेस वेक्टर भी क्या होगा, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे, फिर उसका परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में होगा, वो भी आउटवर्ड होगा। तो E1 वेक्टर और DS वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। नोटिस करना ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा, वो कितना फॉर्म होगा, 0 डिग्री। आपने गाउस लॉ पढ़ा है,
गाउस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना होता है, फाई इक्वल टू होता है चार्ज कितना है Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपने फ्लक्स की डेफिनेशन से क्या पढ़ा कि फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है E1 वेक्टर, और एरिया वेक्टर कितना है ds वेक्टर आपके पास, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करोगे, जब इन दोनों के LHS इक्वल हैं तो RHS भी क्या होंगे इक्वल। डेट मीन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E1 वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल होगा किसके Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट के। डॉट रिमूव करूँगा, क्या आएगा आपके पास कॉस ऑफ थीटा, और थीटा कितना बन रहा है 0 डिग्री, थीटा कितना बन रहा है 0 डिग्री, इक्वल टू Q1 बाई क्या लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट आपके पास। देन कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, ये तो 1 हो गया, और टर्म क्या बची E1 ds इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। E1 ds के रेस्पेक्ट में क्या है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा E1 बार इंटीग्रेशन ऑफ 1 ds Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास है। यहाँ पे हम लोग जो E1 है 1 ds का इंटीग्रेशन s होगा, तो E1 s Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और s क्या है एरिया या सरफेस ऑफ गाउसन सरफेस। तो गाउसन सरफेस कैसा अज्यूम किया था हमने स्फेरिकल, और इस स्पेयर का रेडियस कितना है r, और स्पेयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। देन E1 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ट्रांसफर करेंगे तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ r स्क्वायर। E1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं K Q1 अपॉन में क्या r स्क्वायर। ये आया आपके पास इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन पढ़ी है कि ये जो Q2 चार्ज है, कौन चार्ज है Q2, यहाँ पे जो आपने Q2 चार्ज प्लेस किया है डेट इज Q2 चार्ज आपके पास है, ये Q2 चार्ज ये कितने फील्ड में रखा है, Q2 चार्ज E1 फील्ड में रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये Q2 चार्ज अपने ऊपर क्या एक्सपेंस करेगा एक फोर्स, और वो फोर्स कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग E1 इक्वल टू कितना होगा फोर्स एक्सपेंस किया अपॉन में किसने एक्सपेंस किया Q2 ने। भाई आपने क्या पढ़ा था E इक्वल टू कितना होता है E इक्वल टू कितना होता है F अपॉन में Q नॉट, जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता था और एक टेस्ट चार्ज होता था आपके पास। तो सेम केस यहाँ पे भी है आपके पास। तो E1 इक्वल टू कितना बन जाएगा F अपॉन में Q2, इसको F1 भी लिख सकते हो आपके पास। तो F1 क्या लिख देंगे हम लोग E1 मल्टीप्लाई में Q2, F1 इक्वल टू E1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली K Q1 बाई आर स्क्वायर, K Q1 बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या Q2। तो फोर्स कितना आ गया K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये कौन सा लॉ है कूलाम लॉ। तो आपने कूलाम लॉ प्रूफ किया ऑन द बेसिस ऑफ गाउस लॉ, गाउस लॉ की हेल्प से हम लोगों ने कूलाम लॉ प्रूफ किया। अब इसको लिखना कैसे है, देखिए आपने एक पॉइंट चार्ज लिया Q1, उससे r डिस्टेंस पे आपने गाउसन सरफेस बनाई, और उस गाउसन सरफेस पे अनदर चार्ज क्या रख दिया Q2। Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, कितना होगा E1 वेक्टर। आपने एक स्मॉल एरिया कट किया डेट इज ds वेक्टर, और जिसका एरिया वेक्टर या सरफेस वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। गाउस लॉ क्या कहता है फ्लक्स कितना होगा, क्लोज सरफेस में कितना चार्ज है Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी आपने, फाई इक्वल टू होगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E1 वेक्टर डॉट ds वेक्टर। दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, जब इनके LHS बराबर तो RHS भी इक्वल है, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E1 वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। आपके पास डॉट रिमूव करेंगे क्या आएगा कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 0 डिग्री, इसलिए कॉस थीटा कितना बन जाएगा 1। तो कॉस थीटा 1 हो गया, तो क्या बचा E1 ds Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। E1 ds के रेस्पेक्ट में क्या है कांस्टेंट, इसलिए बाहर आ गया 1 ds इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास है, जहाँ 1 ds का इंटीग्रेशन कितना होगा S इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। S क्या है एरिया ऑफ गाउसन सरफेस, गाउसन सरफेस का शेप कैसा है स्पेरिकल, और स्पेयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
एस की वैल्यू पुट करेंगे 4πr² इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। E1 इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, Q1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट ऑफ r² लिखा जाएगा ऊपर। यहाँ पे 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट क्या लिख देंगे K, तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई K Q1 बाई r²। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जिसकी वजह से फोर्स लगा किस पे, Q2 चार्ज के ऊपर। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, F1 अपॉन Q2, किस लॉ से, E इक्वल टू F अपॉन Q0 से। यहाँ पे E1 की वैल्यू पुट कर दी K Q1 बाई r², F1 अपॉन Q2, तो फोर्स कितना आ गया K Q1 Q2 बाई r², डेट इज कूलाम्ब लॉ। थैंक यू।